My dear students, as you know, and you have also studied about first part of power sharing. जैसा कि आप जानते भी हैं और जो पावर शेयरिंग का पहला पार्ट है वो आपने पढ़ा भी हुआ है। आगे इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हुए हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। एज यू नो very well, and you have read also that the three organs of power sharing, three main organs of power sharing, and there is also a fourth organ, एक चौथा पक्ष भी इसका है, तीन है, जिसको हम one is legislature, second is executive, and third is judiciary. The legislature is concerned with passing the laws, controlling the finance of the state, and deliberating on the matters of public interest. लेजिस्लेचर, जिसको हम हिंदी में विधायिका भी कहते हैं, इसका मूल काम होता है कि वो लॉ पास करती है, यानी लॉ बनाती है। जो फाइनेंस होता है, यानी जो राज्य की आर्थिक व्यवस्था होती है, उस पर उसका नियंत्रण होता है। डिलिबरेटिंग द मैटर्स ऑन द पब्लिक इम्पोर्टेंस आल्सो, और जो सार्वजनिक हित के मुद्दे होते हैं या सार्वजनिक हित की व्यवस्थाएं होती हैं, उन व्यवस्थाओं को भी करने का काम करता है। एंड नेक्स्ट, एग्जीक्यूटिव। द एग्जीक्यूटिव मशीनरी implements the policies of the government and executes laws made by the legislative bodies. एग्जीक्यूटिव का मतलब ये होता है कि जिसको हम हिंदी में कार्यपालिका के नाम से जानते हैं। एंड द रियल वर्क ऑफ द एग्जीक्यूटिव इज टू एक्सिक्यूट द पॉलिसीज मेड बाय द लेजिस्लेचर। जो भी विधायिका के द्वारा यानी लेजिस्लेचर के द्वारा जो पॉलिसीज बनाई गई हैं, उन पॉलिसीज को इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, जनता के इंटरेस्ट में उसको इम्प्लीमेंट करना, यानी उसका पालन करवाना। एंड द जुडिशियरी, व्हाट इज द रियल वर्क ऑफ द जुडिशियरी? जुडिशियरी इज एन ऑटोनोमस बॉडी। जुडिशरी जो होती है एक ऑटोनोमस बॉडी होती है, जिसको हम स्वायत्त शासी भी कह सकते हैं। द जुडिशरी कंसर्न्ड विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ एंड हैज द पावर टू पनिश दोज हु कमिट क्राइम और ब्रेक द लॉज। सिंस नो पर्टिकुलर ऑर्गन enjoys unlimited powers in its area, its act as inbuilt check and balances in the system. Since all the organs are at same level to exercise different powers, it is also called horizontal distribution of power. जुडिशरी का मूल काम होता है कि अगर कोई क्राइम करता है, किसी भी प्रकार का अपराध करता है, तो उस अपराध के लिए कानून के प्रावधानों के अनुसार उसको दंड दिया जाता है। कहीं कोई गलती होती है, किसी के साथ अन्याय किया जाता है, तो उसके साथ न्याय करने का प्रयास किया जाता है। And now we can see that none of these organs has unlimited powers. ये जितने भी organs हैं, किसी के पास भी अनलिमिटेड पावर नहीं है। यानी एक दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा, चौथे को कंट्रोल करता है, उस पर नियंत्रण रखता है। तो दिस इज the main factor that legislature, executive and judiciary works. Power is shared among governments at different levels, such as between one federal or general government for the entire country and various regions or state governments at the subnational level. Its aim is to reconcile national unity, interests, powers with state rights and interests. The power and rights of various levels of the country are clearly specified to avoid clashes and conflicts. This is called federal division of powers, and the division relating to higher and lower levels of the government are called vertical division of power. Again, we see this is
I have said about you the main organs of the government. Again, on the second hand, we see that power is shared among government at different levels, such as between one federal or general government for the entire country and various region state. जो ये शक्ति होती है, जैसे कि ये चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग. पावर शेयरिंग मीन्स जो शक्ति है उसका बंटवारा, उसका विभाजन. You know, in the context of India, we see that India is a फेडरल स्टेट. भारत एक फेडरल स्टेट है. फेडरल का मतलब ये होता है कि इन इंडिया देयर आर a lot of caste and creed, and here people speak many languages. Their dressing, their food, their culture are different. अलग अलग प्रकार के होते हैं. उनका फूड होता है, उनका कल्चर होता है, उनकी चीजें होती हैं, ये अलग अलग प्रकार का होता है. उनकी रिलीजन भी अलग अलग प्रकार के होते हैं. इस तरह से उन सारे लोगों के बीच सबका रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट में कैसे हो और सभी लोग खुश रहें, सभी लोग प्रसन्न रहें और सिविल वार जैसी कोई नौबत ना आए, इस नाते पावर शेयरिंग की जाती है. पावर शेयरिंग का मतलब है कि सबको संतुष्ट करने का प्रयास किया जाता है, सबको ये महसूस कराने का प्रयास किया जाता है कि सबका प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट में है. जैसे एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं, Indian Constitution establishes a dual policy in which the powers are divided between the union and the state government. भारत में जैसा कि बार बार कहा जाता है कि फेडरलिज्म है. फेडरलिज्म का मतलब ये होता है कि एक संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था में एक स्टेट गवर्नमेंट होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है. तो पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट. पावर इज शेयर्ड among various social groups which can be based on religious or linguistic lines. Community government, as follows in Belgium, falls into the category where all the major communities get power relating to their social matters. Also, in some countries, legal laws are made to represent the social weaker section in the legislature to ensure broad-based decision making. One thing I want to say you that भारत के संदर्भ में यदि हम देखने की कोशिश करें, यू नो दैट देयर आर 545 मेंबर्स इन द पार्लियामेंट. लोकसभा में 545 फुल मेंबर्स हैं, एंड 2 मेंबर्स आर फ्रॉम इंडो एंग्लियन सोसाइटी. यू नो दैट क्रिश्चियंस इन इंडिया आर वेरी लेस. दे आर नॉट सो मोर दैट दे कैन elect their any representative. वो इतने ज्यादा नहीं है कि वो अपने किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को चुन सके. वोट के माध्यम से चुनना संभव नहीं है. बट टू इंश्योर देयर पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट, उनका भी पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट में हो, इस चीज को करने के लिए 2 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑफ दैट सोसाइटी. उस सोसाइटी के जो 2 मेंबर्स हैं उनको नॉमिनेट किया जाता है उस सोसाइटी का राष्ट्रपति के द्वारा, ताकि उस सोसाइटी का भी रिप्रेजेंटेशन बना रहे, उनके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय न होने पाए. अगेन, पावर इज शेयर्ड among various political parties so that there is competition among them to gain majority in the parliament and thus from the government. This multi-party system provides enough option for the voters to choose from and also keep the ruling party under pressure, perform better and deliver to win majority in the future. ये various party system भी इस प्रकार का होता है. विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दल होते हैं. इन राजनीतिक दलों, विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दलों के होने का लाभ ये होता है कि वो सब बेहतर करने की कोशिश करते हैं, so that they gain the public opinion more and more so that they form the government. पब्लिक ओपिनियन अधिक से अधिक वो प्राप्त कर सकें जिससे वो गवर्नमेंट बना सकें और काम कर सकें.
So multi-party system is also very beneficial. मल्टी-पार्टी सिस्टम भी एक लाभदायक बिंदु है इस प्रकार की व्यवस्था में. Sometimes several parties join together to prove their majority and that form a coalition government. कभी-कभी ऐसा होता है कि एक सिंगल पार्टी does not get more votes to form a government. एक पार्टी इतना ज्यादा वोट नहीं पाती है कि वो गवर्नमेंट को फॉर्म कर सके. ऐसी परिस्थिति में ढेर सारी पार्टियां आपस में संगठन कर लेती हैं और संगठन करने के बाद जो गवर्नमेंट फॉर्म करने के नॉर्म्स होते हैं उन नॉर्म्स को पूरा करने के बाद वो अपना काम करती हैं. एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, द मल्टी पार्टी सिस्टम एज फॉलोड इन इंडिया वेयर देयर इज नेशनल एंड रीजनल पार्टीज. डेनमार्क आल्सो हैज अबाउट 12 पार्टीज एंड इज ऑलवेज गवर्न्ड बाय पार्टी कोलिशन. पावर शेयरिंग अमंग द 3 organs of state, legislature, executive and judiciary is very important for the proper functioning of the democracy. The idea of the power sharing has emerged in opposition to the nations of in divided political power. In a democracy, everyone has a voice in shaping of the public policies. Now, discuss the power sharing in Belgium and Sri Lanka, both rely on democracy. Again, we take 2 countries. 2 देशों को हम लेने की कोशिश कर रहे हैं. एक बेल्जियम है, श्रीलंका है. बोथ आर स्मॉल कंट्रीज. दोनों छोटे छोटे देश हैं और इनकी डेमोक्रेसीज को इन्होंने पावर शेयरिंग कैसे किया है इसको जानने की हम कोशिश करते हैं. बेल्जियम इज ए फेडरल स्टेट इन वेस्टर्न यूरोप. वेस्टर्न यूरोप का एक हिस्सा है बेल्जियम. इज ए स्मॉल कंट्री, छोटा देश है. Its area wise and population wise smaller than the state of हरियाणा. हरियाणा अपने जो देश का एक राज्य है, आप सभी लोग जानते होंगे. हरियाणा की आबादी लगभग 2 करोड़ है. तो ये हरियाणा के बराबर का ही देश है. It has borders with the नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग. इसके जो बॉर्डर हैं वो नीदरलैंड से टकराते हैं, फ्रांस से टकराते हैं, जर्मनी और लग्जमबर्ग से टकराते हैं. इट्स इथिक कंपोजिशन इज वेरी कॉम्प्लेक्स. इथिक कंपोजिशन का मतलब ये होता है कि जैसे विभिन्न सारे समुदायों को रिप्रेजेंट करने वाले लोग होते हैं, यानी एक ही प्रकार के लोग नहीं होते बल्कि भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होते हैं. इसको हम कहते हैं इथिक कंपोजिशन. थोड़ा सा कठिन है और सारे लोगों को पावर में हिस्सा देना या सभी लोगों के पास पावर को शेयर करना ये बड़ा ही एक कॉम्प्लिकेटेड मैटर है. This is very complicated. Out of the total population of the country, 49% live in Flemish region and speak Dutch language. Flemish जो एक प्रांत है, वहाँ पर 3 भाषाएं बोली जाती है, एक डच, जर्मन और फ्रेंच. तो ये जो फ्लेमिश में रहने वाले लोग हैं 49% फ्लेमिश में रहते हैं, स्पीक डच लैंग्वेज. ये लोग डच बोलते हैं, उनकी भाषा ही दूसरे प्रकार की है, डच लैंग्वेज है. अदर 40% पीपल लिव इन द वालिनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच. जो 40% लोग हैं वो फ्रेंच बोलते हैं. द रिमेनिंग 1% स्पीक जर्मन. 1% ऐसे लोग हैं बेल्जियम में जो जर्मन बोलते हैं. द कैपिटल ऑफ बेल्जियम इज ब्रसेल्स. ब्रसेल्स वहां की राजधानी है. वेयर 80% पीपल स्पीक फ्रेंच वाइल 20% आर डच स्पीकिंग. जो मेजॉरिटी डच स्पीकिंग की 49% है वास्तव में बेल्जियम में, लेकिन वहीं पर जब उस कैपिटल में आते हैं ब्रसेल्स में तो वहां पर वो 20% हो जाते हैं. यानी 80% जो डच लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, डच लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं वो वहाँ 20% और 80% जो फ्रेंच बोलने वाले बेल्जियम में कम है, लेकिन वहीं जब उसकी राजधानी में जाते हैं तो 80 हो जाते हैं. The minority French speaking community was relatively rich and powerful. और एक चीज ये भी है कि हालांकि वो उनकी माइनॉरिटी है, वो 40% ही हैं, लेकिन उनके साथ ये है कि किन्हीं कारणों से उन्हीं ज्यादा पावर में हैं और वही ज्यादा उन्हीं के पास मैक्सिमम संपत्ति भी है, उन्हीं के पास मैक्सिमम गवर्नमेंट जॉब्स भी हैं और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और जो एजुकेशन है उसके भी मैक्सिमम हिस्सों पर उन्हीं का कब्जा है. The social
पैरिटी लेड टू टेंशन बिटवीन डच एंड फ्रेंच। होता क्या है कि जो डच और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज हैं, इनके बीच एक तरह से ईर्ष्या और द्वेष का भाव है। दिस इज वेरी नेचुरल, ये बहुत स्वाभाविक है कि जो ज्यादा होगा वो कम, उसको अगर उसके पास शेयरिंग कम होगी तो उसके मन में ईर्ष्या होगी कि हम ज्यादा हैं भी लेकिन हमारा शेयर कम है। तो इस तरह से दूसरी कम्युनिटी के प्रति उनके मन में एक भाव पैदा होगा। During the 1950s and 1960s, the tension was more acute in Brussels with a special problem. It was the Dutch-speaking people constitute a majority in the country but a minority in the capital. उनके मन में एक भाव आया कि हम लोग पूरे देश में जो डच स्पीकिंग पीपुल हैं ब्रसेल्स में, उनके मन में एक भाव आया कि हम लोग पूरे देश में मेजॉरिटी में हैं, लेकिन हम जो हमारी कैपिटल है, जो हमारी राजधानी है, जहां से पूरे देश का संचालन होता है, वहां पे माइनॉरिटी में है। तो ये चीजें ऐसी हुई कि जिस चीजों के नाते उनके मन में एक प्रकार का, हम तो ये कह सकते हैं कि गलत प्रकार का विचार पैदा हुआ। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन स्वाभाविक तौर पे ये चीजें होती हैं। The Belgium leaders took a different path by recognizing the existence of regional differences and cultural diversities of the country. Between 1970s and 1993, the Constitution of Belgium was amended 4 times. लोगों के बीच एक तरह से सिविल वार जैसी परिस्थिति भी पैदा हुई। सिविल का वार का तात्पर्य होता है, आप अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि जो सिविल वार है, सिविल वार का मतलब होता है कि जब आपस में देश के लोग, जिसको हम हिंदी में गृह युद्ध भी कहते हैं, आपस में लोग जो एक दूसरे से ही जब टकरा जाते हैं अपने स्वार्थ को लेकर के, अपनी चीजों को लेकर के, तो उसको हम देश, इस प्रकार की लड़ाई को जीत पाना किसी भी देश के लिए संभव नहीं हो पाता है। टाइम टू टाइम इन अमेरिका, इन फ्रांस, इन इंग्लैंड, इन इंडिया आल्सो, ये जितने भी सारे देश है, सारे देशों ने इस तरह की परिस्थितियों को देखा है। तो द लीडर्स ऑफ द बेल्जियम डिसाइडेड टू डू समथिंग डिफरेंस। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब्स that the number of the Dutch and French speaking ministers shall be equal in the central government. वहाँ का जो लीडर्स थे, वहाँ के जो लोग थे, उन्होंने किया था कि जो डच स्पीकिंग लोग हैं या फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं, उनके जो मेंबर्स होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो लगभग बराबर होंगे। सम स्पेशल लॉज रिक्वायर्स सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप, दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन अनट्रेली। इसमें कोई एक व्यक्ति, जैसे बराबर ग्रुप होने के नाते, सबका रिप्रेजेंटेशन होने के नाते, कोई एक भले ही वो कम्युनिटी मेजॉरिटी में है, भले ही वो माइनॉरिटी में है, लेकिन मेजॉरिटी वाली ये नहीं है कि भाई हम मेजॉरिटी में हैं सारा मेरा चलेगा। माइनॉरिटी वाले को इससे कोई कष्ट होना नहीं है कि भाई हम माइनॉरिटी में होने के नाते मेजॉरिटी वाले सब कुछ कर ले रहे हैं। द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट subordinate to the central government. More powers to the central government have been given to state government of 2 regions of the country. और जो अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं तो लगभग उसी प्रकार का है। जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट्स थी, उनको ज्यादा से ज्यादा पावर दिया गया, और वो अपने पावर का एंजॉय करें, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पावर का एंजॉय करे, और किसी भी प्रकार के पावर के एंजॉयमेंट में दोनों का एक दूसरे में दखल नहीं होगा। Brussels has a separate government in which both the Dutch and the French speaking people have equal representation. Brussels जो कैपिटल ऑफ बेल्जियम, वहां पे एक डिफरेंट प्रकार की गवर्नमेंट बनाई गई, और उसमें ये किया गया कि डच स्पीकिंग, फ्रेंच स्पीकिंग, इन लोगों का बराबर का रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा। अब एक बार फिर से समझने की बात है कि जैसे पहले बताया जा चुका है कि एक रीजन में डच स्पीकिंग पीपुल ज्यादा है, एक रीजन में फ्रेंच स्पीकिंग पीपुल ज्यादा हैं, तो जो वहां पे सेपरेट गवर्नमेंट बना दी गई, यानी डच लोगों के लिए डच गवर्नमेंट, फ्रेंच लोगों के लिए फ्रेंच गवर्नमेंट। और जो ब्रसेल्स जो यहाँ की कैपिटल है, कैपिटल में चूंकि इनका रेशियो है 40-60 का, तो ऐसी 80-20 का, 80-20 में ये हो गया कि भाई यहाँ पे एक अलग प्रकार की गवर्नमेंट बनाई जाएगी, जिससे किसी को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट। It is elected by people belonging to one language community, Dutch, French and German speaking, no matter where they live. The government has the power regarding cultural, educational and language
रिलेटेड इश्यूज। एक प्रकार और प्रयोग किया गया कि एक कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर्म की गई, और ये कम्युनिटी गवर्नमेंट थी कि जैसे फ्रेंच स्पीकिंग पीपुल की एक कम्युनिटी, जर्मन स्पीकिंग पीपुल की एक कम्युनिटी और डच स्पीकिंग पीपुल की एक कम्युनिटी। ये कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है कल्चरल, सोशल, एजुकेशनल जैसे मैटर्स को, ये जो इश्यूज इनके होंगे, जो इनको मुद्दे होंगे, इनकी समस्याएं होंगी, उनको ये देखेंगे। बेल्जियम मॉडल हैज वर्कड वेल, सो फॉर विच avoided civic strife between two major communities and country remains united. Brussels was chosen as the headquarter of the European Union from the very beginning. शुरू से ही जो ये पूरा इनका ये मॉडल पूरा सफल हो गया, और इस मॉडल के द्वारा ब्रसेल्स को हेडक्वार्टर बनाया गया कि ये हमारा हेडक्वार्टर रहेगा, इस हेडक्वार्टर से सारी चीजें होंगी, और ये मॉडल पूरा सफल रहा। और वहाँ के लोगों ने, वहाँ के जो लीडर्स थे, इस तरह से सिविल वार को रोकने में पूरी तरह से कामयाब हो गए। इसलिए सो दिस इज एन एग्जाम्पल फॉर द अनदर फेडरल कंट्रीज। ये एग्जाम्पल बना अन्य फेडरल कंट्रीज के लिए। अगेन वी सी व्हाट अबाउट श्रीलंका। श्रीलंका के बारे में क्या है? श्रीलंका के बारे में थोड़ा सा हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। श्रीलंका इज एन आइलैंड nation in the Indian Ocean. It is just a few kilometers off the southern coast of the Tamil Nadu. Sri Lanka has a diverse population of about 2 crore people, with 74% being Sinhalese and 18% of Tamils. थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। अच्छे से समझने की कोशिश ये करनी कि ये आइलैंड है। आइलैंड, you know the big part of the land which is in the sea is called island. जो बड़ा हिस्सा होता है भूमि का समुद्र में, उसको हम आइलैंड कहते हैं। एक द्वीप है। द्वीप का मतलब ये है कि इसकी कोई भी भूमि से कोई भी देश इनसे जुड़ा हुआ नहीं है। श्रीलंका एक ऐसा है कि इसके चारों तरफ पानी है, और ये भारत से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। वहां की स्थिति ये है कि वहां पर सिंहली है। सिंहल एक भाषा है, वहां के लोगों को 74% सिंहली है। वो वहां पर मतलब उनकी स्पीकिंग सिंहली है, और जो बाकी बचते हैं 18% वो तमिल्स हैं। तमिल्स के बारे में भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि एक तमिल्स तो वो हैं जो वहाँ के मूल निवासी हैं, और दूसरे तमिल्स ये हैं कि यू नो वेरी वेल दैट व्हेन देयर वाज द रूल ऑफ इंग्लिशमैन इन इंडिया, जब भारत में इंडिया पर अंग्रेजों का शासन था, इन दोज डेज, उन दिनों श्रीलंका पर भी उनका शासन था। तो वो यहाँ से तमिलनाडु से श्रीलंका की दूरी थोड़ी ज्यादा नहीं है, तो यहाँ से वो जहाजों के द्वारा यहाँ से तमाम सारे लेबर्स ले जाए गए वहां पर प्लांटेशन करने के लिए, चाय का प्लांटेशन करने के लिए, बागवानी करने के लिए, या अन्य कामों को करने के लिए। आगे इस पर और चर्चा करेंगे। तो जो वहां पे गए, वहां पर जाकर के बस गए, वो भी तमिल बोलते थे। उन तमिलों में कुछ हिंदू हैं, कुछ मुस्लिम हैं, कुछ क्रिश्चियंस हैं, और जो बाकी सिंहली पॉपुलेशन है वहां की, ये मैक्सिमम 99% बुद्धिस्ट है। तो इनके बार बार इनमें क्लैश हुआ। अभी आपको आपकी बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन एक चीज हम आपको बताते चलें कि तमिल लिबरेशन टाइगर्स फोर्स, जिसका एक प्रभाकरण नेता हुआ करता था, श्रीलंका की स्थिति ये थी कि एक अतिवादी हिंदू संगठन वहां पैदा हुआ। इन्हीं तमिल ये वर्ग संघर्ष के नाते जाफना उसका एक केंद्र बना। जाफना एक स्टेट है, तो वो वहां का एक केंद्र बना, जहां से जो तमिल सिंहली, तो भाई वो तो वहां के मूल निवासी हैं, उनको तो कोई दिक्कत थी नहीं। लेकिन ये जो यहाँ पर तमिल बोलने वाले लोग थे, जो तमिलनाडु से गए हुए लोग थे, उन्होंने कहा कि हमको भी पावर शेयरिंग में पूरा हिस्सा चाहिए। जितना हमारा पावर है उतना हमको चाहिए। हिंदी में एक कहावत है, भारत में भी तमाम सारे नेता कहते हैं कि जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। भाई जितनी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के हिसाब से ये चीजें हमको मिलनी चाहिए। वहां पर एक बड़ा लंबा संघर्ष चला, अभी भी चल रहा है। नाउ श्रीलंकन तमिल्स, Tamil natives of Sri Lanka are called Sri Lankan Tamils. They constitute 13% of the population and are
concentrated in the north of the east of Sri Lanka. Most of the Singhala speaking people are Buddhist. ये चीजें हम आपको बता चुके हैं. While most of the Tamils are Hindu and Muslims, ये भी बता चुके हैं. Indian Tamils, the Tamilians whose forefathers came from India and plantation workers during colonial rule and settled in Sri Lanka are called Indian Tamils. They constitute 5% of the population. They are about 7% Christians who are both Tamils and Singhala.